जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब, बड़े फालतू खर्चा होता है, मैन पावर काट दो, ये काट दो, तो तुम गधे हो। उसी एक तो हमारी गलती है ना, ये वो सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी है बेटा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बजती है लड़ाई के नाम से। होशवार थर थर हाथ पैर कांपने शुरू हो। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? मगर आपने गौर किया होगा, अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया। उल्टा कुछ भाजपा समर्थक रिटायर्ड फौजियों को लगाया गया है कि वो कहें कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे सरकार की कितनी परिपक्वता है, कितनी मैच्योरिटी है कि अब तक हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई। सिलेंडर ब्लास्ट। वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर है साहब, विभीषण तो इधर बैठे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बता करो। अरे भी यार ओवर पॉपुलेटेड यार। लो ऐसे कहानियां और उनके लिए यहाँ पे एलिबीज बनाओ जो कि वो कोट करें। अभी मैं एक चैनल पे था जिसपे कि एक ब्रिगेडियर वकार पाकिस्तान का कोट कर रहा था। नहीं सर वो तो यूरिया है, वो तो यूरिया तो छोड़ दीजिए, सिलेंडर ब्लास्ट है। सर आपके तो इतने केस हुए हैं इंडिया में सिलेंडर ब्लास्ट के, इट इज अ सिलेंडर ब्लास्ट। हम लोग ये तमाशे करते हैं, हमारा मीडिया सिलेंडर ब्लास्ट। मैं कह रहा हूं गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है, लोगों के लंग्स, लोगों के हाथ। अब आप क्यों दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? यू नो देयर आर पीपल हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ अ फाइट। उन्होंने कभी लड़ाई के मैदान के आसपास जाना नहीं, अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है? चुप रहो। क्यों चुप रहे? They were put on notice। 26/11 पे हमने कुछ नहीं किया, प्लीज। क्योंकि अभी तक नहीं कहा है, क्योंकि इंटेरोगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक पकड़े वो 2-3 और की बताता है कारस्तानी, उनको पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ये करो वो करो, इंटेरोगेट करो, कोलैबोरेट करो, क्रॉस चेक करो। हमको पिछली बार एक्सक्यूज ये दिया गया था कि आपने बहुत जल्दबाजी करी पाकिस्तान पे ब्लेम पिन करने की। अभी तक हमारी मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रहा एनी लिंकेज विद पाकिस्तान। हाँ। कश्मीर की राग लोग अलापे जा रहे हैं। यस हमारे देश में क्या कहते हैं, जयचंदों की कभी कमी नहीं रही है, मीर जाफरों की कमी नहीं रही है। हर कम्युनिटी में है, ये मैं ये नहीं बोलूंगा किसी एक खास कम्युनिटी में है, हर कम्युनिटी में है ऐसे लोग, मीर जाफर, जयचंद, यू सी। और वो बिकाऊ, यस दे आर ओपन टू द हाईएस्ट बिडर। एक सोच थी कि साहब ये गरीबी से आतंकवाद होता है, यू नो, इट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इट इज बिकॉज की 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही। फॉर गॉड सेक, हिपोक्रेटिस की ओथ एक डॉक्टर लेता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज भगवान मेरा जो मेरा मरीज है। ये क्या, लेकिन सेना के लिए और परेशानी भरी बात क्या सर नहीं हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप भी, और आज से नहीं सदियों से जो हमारी सेना है वो सरहद की रक्षा तो कर ही रही है, बॉर्डर पार लड़ाई कर रही है, लेकिन ये जो घर में बैठे हुए जयचंद हैं वो अगर परेशानी खड़ी कर रहे हैं तो ये क्या और ज्यादा दिक्कत भरी बात है? इनसे निपटना क्या मुश्किल है? नहीं, देखिए हमें ट्रेडिशनली कहा जाता था इंडिया इज इन अ 2.5 फ्रंट सिचुएशन। 2.5, चाइना टू द नॉर्थ, पाकिस्तान टू द वेस्ट, एंड हाफ अ फ्रंट ऑफ माओइस्ट, टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स देश के अंदर, देश के छुपे हुए गद्दार। तो ये 0.5 है, ये वो हाफ फ्रंट है ना। लेकिन अब बिटिया हमारा यू आर इन अ 3.5 फ्रंट सिचुएशन। एक बांग्लादेश जिसको मैं लड़ा था उस युद्ध में 71, my batch was commissioned 1 month before the war so that we could take part in that war। ट्रेन से उतरे सीधा लड़ाई में झोंका। लेकिन आज हैरत की बात यह है, बिकॉज ऑफ that pernicious ideology of jihad, वो मुल्क वहां पे जमायते इस्लामी वापस आ गई, वहां पे जो रजाकार वो वापस आ गए। ऐसे नीच पिम्प्स
वहां पे वापस आ गए और पाकिस्तान को बुला रहे हैं कि हाँ साहब यहां से गदर करो, और आसिम मुनीर आपको धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी। मर गए तुम्हारे बंदे। शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, डिस्ट्रॉय कर दिया। आपकी फौज में लड़कों से भी बात करो तो जब मैं फौज में था तब भी लड़के बोलते थे सर ये क्या, ये रोज का झटका, ये रोज का हलाल जो हो रहा है, आर्या पार खत्म करो साहब, एक बार कर दो, हमको आदेश दो, हम लड़ लेंगे अच्छी तरह। ठीक है, तो अगर आप किसी फौजी से पूछो तो वो आपको यही बोलेगा साहब हम 40 साल से तंग आ चुके, अभी तक 45,000 के ऊपर बेचारे शहीद हो चुके। एक गाल पे चांटा मारे, दूसरी गाल आगे करो, तो हम गाल आगे करते आए। इसी एक तो हमारी गलती है ना। ये वो सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी है बेटा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बचती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? बड़ी स्टूपिड इडियट्स। बाजू हो, जो लड़ने वाले हैं, जो देश के लिए जान दे सकते हैं, उसको अपना काम करने दो, उसको गाली मत दो। ठीक है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ठीक है, नहीं उसी ऑन पार विद दिस थिंकिंग इज डाइसी। क्या है थिंकिंग? टेररिस्ट मारे, हमने आपके लोगों को नहीं हाथ लगाया, फौज को हाथ नहीं लगाया। अरे साहब मेरा तो बेसिक सवाल है ना, बुनियादी, क्यों नहीं लगाया? मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल चुप हो जाएंगे, इस बार तो कई महीने भी नहीं चुप बैठे हैं, क्लियरली इंडिकेटिंग कि व्हाट यू गेव इज नॉट एनफ फॉर मुल्ला आसिम मुनीर, कि हमने थोड़ा शायद प्रीमेच्योरली खत्म कर दिया। वो भी हमारे कि नहीं जंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसी एक जर्मन मिलिट्री सिपाही ने कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज फॉन क्लॉजविट्स ने कहा था, वॉर इज सच अ सीरियस बिजनेस दैट काइंडनेस कैन ब्रीड अ ट्रेजेडी। हम समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर मैं दया से लड़ूं, नहीं यार बहुत नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा तो लड़ाई भी तो होता है साहब। और अगर आप वाकई दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू फाइट बिग, यू विल हैव टू रिपीट 71। वो बोले कि आप पहेलियां मत बूझे, मैं पहेली नहीं बूझ रहा था। जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब, फालतू खर्चा होता है, मैन पावर काट दो, ये काट दो। यू शुड हैव बीन रेडी। नाउ वी आर गेटिंग रेडी। इवन नाउ 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है, 1 फ्रंट के लिए तैयार है। फ्रैंकली मेरी बात मेरी कोई सुने तो मैं कहूंगा 1 फ्रंट को आप सॉर्ट आउट कर लें, इससे ज्यादा क्या करोगे इंटरनली। लेकिन हम सिर्फ इंटरनली देखेंगे, हम बाहर कुछ करेंगे ही नहीं। वी विल ओनली बी रिएक्टिव, वी विल ओनली बी डिफेंसिव, हम केवल बचाव करेंगे। आपने कभी, ये तो एक सिविलियन भी समझ सकता है, नॉर्मली एक योद्धा की तलवार फेंक दो साहब, तलवार नहीं, मैं अहिंसावादी हूं, मैं गांधीवादी हूं, मैं तलवार नहीं चलाता, मैं केवल ढाल इस्तेमाल करता हूं, तो तुम गधे हो। करके मेरे 10 सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल गौर फरमाए दोस्तों, और ये पहला सवाल है, एक्सप्लोजिव यानी बारूद से भरी कार पुलिस की नाकाबंदी से कैसे निकल गई, जबकि पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चल रहा था? क्या दिल्ली पुलिस के चेक पॉइंट बस दिखावे के लिए थे? किसने जाने दिया बगैर पड़ताल के? कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं कि वो सुसाइड ब्लास्ट था, जिसमें डॉक्टर उमर शामिल था, उसने बौखलाहट में कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही फरीदाबाद में पकड़े गए थे 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ। मगर यह व्यक्ति उतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लेकर शहर में घूम कैसे रहा था? यह रेड फोर्ट तक पहुंचा कैसे? और उससे भी बड़ी बात जो सवाल हमें पूछना चाहिए कि वो 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंचा कैसे? और इस मुद्दे पर अब तक गृह मंत्रालय ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और इसी से जुड़ा है मेरा दूसरा बड़ा सवाल आपके स्क्रीन पर, यह हमला पहले से प्लान किया गया था या फिर घबराहट में किया गया पैनिक अटैक?
क्या यह वही गिरोह था जिसे फरीदाबाद में पकड़ा गया था, या गिरफ्तारी के डर से इसने जल्दबाजी में ब्लास्ट किया? यह तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, या फिर इक्का दुक्का पुलिसकर्मी इस तरह के बयानात दे रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, कहां है गृह मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस? 48 घंटे होने को आए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब तक यह कार्यक्रम सामने आएगा, गृह मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा था, तो क्या दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर नहीं रहना चाहिए था? क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? या जोर सिर्फ बच्चों को क्लाइमेट या पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के लिए गिरफ्तार करने में था? आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीरें देखिए, किस तरह से बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले रही थी। इनका दोष सिर्फ इतना कि ये प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं है इंडिया गेट में प्रदर्शन करने का। क्यों? क्योंकि यह एक सिक्योरिटी रिस्क है। मगर एक डॉक्टर उमर दिल्ली भर में अपनी गाड़ी लेकर घूम रहा था, उसे किसी ने नहीं रोका। इसीलिए यह सवाल दिल्ली पुलिस के साथ है कि आप जोर जबरदस्ती, जो लोग प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर तो आप जोर जबरदस्ती कर सकते हो, मगर एक आतंकवादी दिल्ली में घूम रहा है, उसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, जो कि अमित शाह के नेतृत्व के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। अब तक दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय ने कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आम जनता को अब तक यह नहीं बताया गया कि घटनाओं का क्रम क्या था, गाड़ी कैसे आई, ब्लास्ट कैसे हुआ और कौन कौन शामिल था। सबसे बड़ी बात, यह नहीं बताया गया कि एक आतंकवादी हमला था। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, 48 घंटे हो रहे हैं और अब तक नहीं बताया गया कि एक आतंकवादी हमला था। यह कितना कन्वीनियंट है, कितना सुविधाजनक है। क्यों नहीं बतलाया जा रहा आतंकवादी हमला? क्योंकि भाजपा अब तक क्या कह रही थी, हमारे सत्ता में आने के बाद अब तक एक भी आतंकवादी हमला शहर में नहीं हुआ। तो प्रश्न यह कि क्या भाजपा यह चाहती है कि इतिहास के पन्नों में उसका रिकॉर्ड खराब ना हो जाए, इसलिए इसे आतंकवादी हमला नहीं बताया जा रहा? आगे, भाजपा गृह मंत्री बार बार कहते हैं कि सीमा पार से आतंक की कमर तोड़ दी गई है, तो फिर पहलगाम के बाद अब लाल किला कैसे निशाने पर आ गया? क्या इसका मतलब यह नहीं कि गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी नाकामी है? क्या अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने किसकी जिम्मेदारी ली है? क्या अमित शाह ने मणिपुर की जिम्मेदारी ली है? जब आपने धारा 370 हटा दी थी और ब्लैकआउट हो गया था कश्मीर में, उसके बाद कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, मजदूरों का पलायन हो रहा था बिल्कुल 1990 की तर्ज में। क्या गृह मंत्री से सवाल हुए? दिल्ली के दंगे हो गए, गृह मंत्री से क्या सवाल हुए बताइए? पहलगाम हमला हुआ, भाई जहां पर यह हमला हुआ था वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं, एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं। सबसे बड़ी बात, 24 घंटे भी नहीं हुए थे और हमने पाकिस्तान पर उंगली उठा दी थी। उठाना भी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जितने आतंकवादी हमले होते हैं, पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है। मगर इस बार आपने गौर किया होगा, पाकिस्तान का नाम कोई नहीं ले रहा, कोई न्यूज चैनल नहीं ले रहा, भाजपा भी नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने कहा था कि अगर एक और आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, यानी कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू करना पड़ता। मैं नहीं जानता हूं कि भविष्य में होगा नहीं होगा, यह अलग मुद्दा है। कहने का अर्थ साफ है, पाकिस्तान का नाम पहले लिया और अब नहीं लिया, यह सवाल जनता के मन में है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, रिटायर्ड फौजियों को सामने लाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ये इसे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानते, सरकार के रवैये को बहुत परिपक्व मान रहे हैं, मैच्योर मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारी सरकार ने किसी पर उंगली नहीं उठाई। तो भाई, पहलगाम में तो उठाई थी ना। और अब अगर हम पाकिस्तान को कटघरे में नहीं रख रहे हैं तो वो मैच्योरिटी कैसे हो गई? और पहले कटघरे में रखा था तो वो मैच्योरिटी कैसे हो गई, या वो इमेच्योर क्यों नहीं थी? प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जब आप तर्कों पर बात ना करें, जब आपका काम सिर्फ सरकार को बचने का रास्ता देने को लेकर हो, तब आप इस तरह के तर्क देते हैं। सुनिए, एक रिटायर्ड फौजी सैयद अता हसनैन क्या कह रहे हैं। अभी तो एक इस तरह का इंसिडेंट है और वो भी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या एग्जैक्टली है ये। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि नो, द कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेटर्स विल नॉट बी स्पेयर्ड, बट अल्टीमेटली वी आर वेटिंग फॉर एविडेंस टू सी व्हाट हैज हैपेंड। एंड आई थिंक एज अ मैच्योर नेशन, व्हिच इज व्हाट वी आर,
हमारी लीडरशिप देखिए, आप लीडरशिप ने डिस्प्ले किया है, अपनी मैच्योरिटी डिस्प्ले की है बाय नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर्स एनीवेयर अंटिल द एविडेंस इज एब्सोल्युटली इन फ्रंट ऑफ अस। तो मैं समझता हूं कि आई डोंट थिंक इट शुड डेंट आवर कॉन्फिडेंस। The manner in which an incident of this kind has been handled by the government of India should actually inspire more confidence in people. क्या इन्होंने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान क्यों गए, वहां से उन्होंने बयान क्यों जारी किया? क्योंकि एक सवाल इस पर भी होने वाला है आगे जाकर। अब आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 6, पहलगाम के दौरान हुई भारी सुरक्षा चूक पर किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। क्या इस बार कोई जवाबदेही तय होगी या फिर यह मामला हमेशा की तरह चलता है कि अंदाज में बुला दिया जाएगा? भाई अहम सवाल है ये दोस्तों, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और यही सवाल कांग्रेस भी कर रही है। सुनिए सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री है। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजधानी में ब्लास्ट होने से कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी का भूटान रवाना होना कितना उचित था? क्या इस वक्त देश के अंदर रहकर स्थिति की मॉनिटरिंग करना जरूरी नहीं था, या फिर डिप्लोमैटिक इमेज ज्यादा जरूरी थी? यह भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो राजनीति को डिप्लोमेसी या कूटनीति के साथ मिला देती थी। यह नियम तोड़ा पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने। पहले डिप्लोमेसी अलग रास्ते और राजनीति अलग रास्ते। भाजपा ने वोट जीतने के लिए इन दोनों को मिला दिया। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री भूटान गए। याद कीजिएगा, जब पहलगाम हमला हुआ था, प्रधानमंत्री उस वक्त किस यात्रा पर थे? उस वक्त वो सऊदी अरब की यात्रा पर थे। वापस आ गए, पहलगाम नहीं गए। कहां गए? बिहार गए। कहां गए? केरल गए। कहां गए? आंध्र प्रदेश गए। और वहां पर हंसी मजाक चल रहा था प्रधानमंत्री का। पुलवामा का हमला हुआ था दोस्तों 2019 में। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री कहां थे? बेयर ग्रिल्स के साथ शो कर रहे थे। उस वक्त भी इस शो को रद्द नहीं किया गया था। कोई सवाल नहीं करता प्रधानमंत्री से। मगर अडानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार सवाल किससे कर रहा है? यह देखिए, कह रहा है कि खबर मिली है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अमेरिका गई हैं और राहुल गांधी मस्कट गए हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस देश की प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री कौन है? क्या अडानी के न्यूज चैनल के इस कायर में हिम्मत है यह सवाल प्रधानमंत्री से करने का? और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, याद कीजिएगा, एनडीटीवी की एक क्लिप सामने आती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एनडीटीवी का जो पत्रकार है वो धमाके में जो कार का एक परखच्चा होता है, उसका एक हिस्सा होता है, वो उठाकर ले आता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। भाई वो एविडेंस है। मैं क्यों एनडीटीवी का जिक्र कर रहा हूं? जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया किस तरह जनरल बख्शी और भारतीय मीडिया रो रहा है कि जो दिल्ली में हमला हुआ है उसके बाद जनरल बख्शी का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर वापसी हमला क्यों नहीं किया, और जनरल बख्शी इस पर चीख चला रहा है।
मोदी पर। आज के लिए इतने मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।